जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को आप अपने फ़ोन्स में, लैपटॉप में यूज़ करते हो, वो इतना पावरफुल हो गया कि अमेरिका ने जो ईरान पे अटैक किया ना, वो एआई के ज़रिए किया है। ईरान के ऊपर जो बॉम्ब्स गिरे, उन्हें प्लान करने में, टारगेट्स चूज़ करने में, इंटेलिजेंस एनालाइज़ करने में एआई का ही हाथ था। एंड वो एआई टूल वही है जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वीक बात की थी, यानी एंथ्रोपिक का एआई क्लाउड, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट आप देख लो ना, वो परेशान थी। आईटी मतलब स्टॉक मार्केट गिर गई थी और आईटी कंपनी आज भी परेशान है इसकी वजह से। एंड अब एआई के जरिए वॉर्स भी हो रहे हैं। यूएस ने जो इतने प्रिसाइसली ईरान पे अटैक किया वो एंथ्रोपिक के एआई के जरिए ही किया, वरना इतना प्रिसाइस अटैक करना ईरान पर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे ईरान पर अटैक करने में यूएस एंड इजराइल ने एआई को यूज़ किया, कैसे ये पूरी लड़ाई एआई के जरिए लड़ी जा रही है ये जानेंगे। लेकिन एंथ्रोपिक को विलन समझने से पहले यहाँ पे ये बात बताना जरूरी है कि एंथ्रोपिक के सीईओ ने यूएस को मना कर दिया था कि वो यूएस को एंथ्रोपिक एआई को इस गलत पर्पस के लिए वॉरफेयर में इस लेवल तक यूज करने नहीं देंगे। इसकी वजह से यूएस ने एंथ्रोपिक को बैन भी कर दिया था। एंथ्रोपिक को 1800 से 19 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ डील की वजह से, लेकिन फिर भी यूएस के पास 6 महीने का एक्सेस बचा हुआ था क्योंकि डील साइन की हुई थी एंथ्रोपिक ने। एंथ्रोपिक का एक्सेस बचा हुआ था, उसने इसे यूज करके फिर ईरान पे अटैक किया। क्यों किया? यूएस के बारे में तो आप जानते ही हैं, इनका काम दूसरे कंट्रीज में मिलिट्री इंटरवेंशन करके उन्हें डिस्टेबलाइज करने का रहा, इनकी एक हिस्ट्री रही है। अभी रिसेंटली वेनेजुएला में क्या हुआ वो आप जानते ही हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट को इन्होंने अबडक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया। फिर मिडिल ईस्ट में 2001 में अफगानिस्तान को तबाह किया, 2003 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक को बर्बाद किया, 2009 से यमन में यही किया, फिर 2011 में लीबिया को ख़त्म किया, 2014 से आप देख लो सीरिया में क्या चल रहा है। आईएसआईएस जो है इनका प्रोडक्ट रहा, अलकायदा को इन्होंने शुरू में सपोर्ट किया, मतलब इतना बड़ा बना दिया। सो इस तरीके से, और अब इसराइल के साथ यूएस मिलकर ईरान पे अटैक कर रहा है। लेकिन अब एआई का दौर है और यूएस को भी अपने डिफेंस सिस्टम में एआई इंटीग्रेट करना था ताकि एआई के जरिए वो लड़ाई लड़ सके। सो पेंटागन जो कि अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसको एक प्राइवेट एआई कंपनी का मॉडल चाहिए था, एआई मॉडल चाहिए था, क्योंकि पेंटागन के पास खुद का इतना एडवांस एआई नहीं था। एआई डेवलपमेंट इतनी तेजी से हुआ है कि कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत पीछे छोड़ दिया। प्राइवेट कंपनियां बहुत आगे चली गई। आप ओपन एआई देख लो, एंथ्रोपिक देख लो, गूगल देख लो, डीप माइंड वगैरह, इनके पास वो रिसोर्सेज आ गए, वो टैलेंट आ गया, वो स्पीड आ गई कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको मैच नहीं कर सकता। सो पेंटागन को चाहिए था एक ऐसा एआई सिस्टम जो उसकी इंटेलिजेंस को एनालाइज कर सके, दुश्मन के मूवमेंट्स को चेक कर सके, कम्युनिकेशन को चेक कर सके, पैटर्न्स एनालाइज कर सके, फिर दूसरे नंबर पे टारगेट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो सके, लैक्स ऑफ डेटा पॉइंट्स प्रोसेस करके ये बताए कि भाई किस टारगेट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर तीसरा लॉजिस्टिक और प्लानिंग में हेल्प कर सके, कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ऑपरेशंस प्लान कर सके एआई, सप्लाई चेन्स मैनेज कर सके और डिसीजंस जो है वो फास्ट हो सके इसकी वजह से। फिर चौथा सर्विलेंस डेटा प्रोसेस कर सके, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और सिग्नल इंटेलिजेंस ये सब कर सके। ये सब डेटा मैनुअली प्रोसेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब एक दो बंदे के लिए, पूरी टीम के लिए भी एआई ये कर सकता है सेकंड्स में। फिर रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट दे, जब वॉर चल रहा होता है ना तो हर सेकंड मैटर करता है, आपके पास वक्त नहीं होता। एआई कमांडर्स को, जो भी वॉर में लड़ रहे हैं लोग, उनको इंस्टेंट एनालिसिस दे सकता है। और एंथ्रोपिक का एआई मॉडल क्लॉड यहाँ फिट बैठता था। ये एक हाईली कैपेबल मॉडल है जो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग कर सकता है, बड़े बड़े अमाउंट्स के डेटा आप इसको दे दो, टेक्स्ट जो दे दो इसको एनालाइज कर सकता है और सोफिस्टिकेटेड आउटपुट्स जनरेट कर सकता है इसके जरिए। तो पेंटागन ने एंथ्रोपिक से डील की, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, $200 मिलियन की डील हुई, मतलब 1800-1900 करोड़ रुपए की आप सोच लीजिए। एंड क्लॉड पेंटागन के अंदर यूज होने लगा। एंथ्रोपिक का क्लॉड एआई यूएस मिलिट्री के सीक्रेट नेटवर्क्स के थ्रू में इंटीग्रेट हुआ, यानी अमेरिका के टॉप सीक्रेट मिलिट्री कंप्यूटर्स जो है उनमें इंटीग्रेट हो गया। यहाँ पर एक और नाम आता है पैलेंटीर। ये एक डेटा कंपनी है, ये सिर्फ यूएस सरकार और मिलिट्री के लिए काम करती है। पैलेंटीर का काम क्या था? सोचिए कि भाई अमेरिका के जो आर्मी है उसके पास डेटा आता है हजारों जगह से, सैटेलाइट से आता है, ड्रोन से आता है, फोन कॉल जो टेप करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वहां से आता है, स्पाइस के पास से आता है, एजेंट्स के पास से आता है, रडार के पास से आता है। ये सब अलग अलग कंप्यूटर्स में होता है, एक जगह कुछ नहीं होता, मतलब अलग अलग स्टोर होता है। पैलेंटीर ने ये सब एक जगह जोड़ा, एक बड़ी स्क्रीन पर आप मानिए कि पूरी तस्वीर बनाई, ये पैलेंटीर का काम है। और क्लॉड इसी पैलेंटीर के ऊपर काम करता है। जब सब डेटा एक जगह आ जाता है तब क्लॉड उसे पढ़ता है, समझता है और जवाब देता है। अब तीसरा काम यहाँ पे आता है अमेजॉन के सीक्रेट क्लाउड का। अमेजॉन के पास एक अलग डिवीजन है सिर्फ सरकार के लिए, सिर्फ फौज के लिए। इसको कहते हैं AWS टॉप सीक्रेट क्लाउड। ये नॉर्मल इंटरनेट से बिल्कुल अलग है, अलग कंप्यूटर्स, अलग बिल्डिंग, पूरी तरह बंद, मतलब बाहर का कोई बंदे को इसमें एक्सेस नहीं होता है। तो क्लाउड के मॉडल्स इन सब के ऊपर काम करते हैं। जब कोई मिलिट्री आर्मी ऑफिसर क्लाउड से कुछ पूछता है तो भाई इन सब डेटा को एक्सेस करता और क्लाउड एनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको जवाब देता था।
और एंथ्रोपिक का एक अलग वर्जन भी एंथ्रोपिक ने यहाँ पे बनाया हुआ था, वो था क्लाउड गवर्नमेंट। फ़र्क क्या था आर्म क्लाउड और क्लाउड गवर्नमेंट में? क्लाउड गवर्नमेंट एक अलग से एआई मॉडल था। तो ये ज़्यादा डॉक्यूमेंट पढ़ सकता था एक साथ। आर्मी में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत लंबे डेटाज होते हैं। ये आर्मी की लैंग्वेज, कोड्स और काम ज़्यादा समझता था। आर्मी की अपनी अलग बोली भी होती है, उसके अपने रूल्स होते हैं। क्लाउड गवर्नमेंट को वो सब चीज़ सिखाई गई थी पूरी हिस्ट्री के हिसाब से, उसके अंदर डेटा डाला हुआ था। तीसरा है कि क्लाउड गवर्नमेंट कुछ खास चीज़ें बता सकता था जो आर्म क्लाउड नहीं बताता, जैसे कि दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाना, जो भी एनिमी कंट्री है, खतरे वाली जगहों का जायज़ा लेना। और यही क्लाउड गवर्नमेंट जो है वो ईरान हमले में यूज़ हुआ। क्लाउड को यूएस ने कैसे यूज़ किया ईरान अटैक में? सो आजकल वॉरफेयर में सीक्रेट एजेंसीज के पास ना बहुत ज़्यादा डेटा आता है, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, और आपके पास बहुत कम वक्त होता है अटैक करने के लिए, मतलब रिएक्ट करने के लिए। तो सिर्फ सेंटकॉम जो है ना, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सेंट्रल कमांड जो हेडक्वार्टर जो है, इसके पास हर घंटे कई सैटेलाइट से हज़ारों तस्वीरें आ रही हैं। हर तस्वीर में टेराबाइट्स डेटा होता है। हज़ारों फ़ोन कॉल्स और रेडियो सिग्नल्स इंटरसेप्ट करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको टेप करते हैं, वो आते हैं। सैकड़ों सीक्रेट इनपुट्स आते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं हर जगह के, वो एनालाइज हो रहे होते हैं। ड्रोन्स के वीडियो होते हैं। ये सब एक इंसान के लिए एनालाइज करना, पूरी टीम के एनालाइज करना नामुमकिन होता है। पूरी ज़िंदगी भी लग जाएगी ना, तब भी इससे कुछ मीनिंगफुल चीज़ नहीं निकलती है। और ये काम क्लाउड ने किया। क्लाउड ने सबसे पहले फ़ारसी, जो पर्शियन से इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ ना, वो किया। मतलब फ़ारसी बोलते हैं वहाँ पे, पर्शियन बोलते हैं लोग। तो ईरान की आर्मी आपस में फ़ारसी में बात करती है, पर्शियन में बात करती है। उनकी कॉल्स, उनके रेडियो मैसेजेस, वो सब पर्शियन में होते हैं। ये सब सुनने के बाद एनएसए यानी कि अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी है, वो रिकॉर्डिंग भेजती थी। क्लाउड पर्शियन से सीधा इंग्लिश में बदल रहा होता था, उन रिकॉर्डिंग्स को ट्रांसलेट करता था। और सिर्फ बदलता नहीं था, समझाता भी था कि यहाँ पे ये बात की जा रही है, ये छोटा सा ऐसा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करो, इसमें ये इनपुट है। एक एनालिस्ट जो 2 घंटे में 100 मैसेज पढ़ता होगा, क्लाउड उसे ना 1 मिनट में पढ़ रहा था वो चीज़। इनफैक्ट 1 मिनट में हज़ारों मैसेज ट्रांसलेट कर रहा था क्लाउड, उनकी समरी दे रहा था। दूसरी चीज़, ईरान के अंदर क्या चल रहा है ये भी क्लाउड ने बताया अमेरिका की मिलिट्री को। ईरान के अंदर से जो भी अखबार निकलते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जो भी आते हैं, जो भी लिखा जाता है, सरकारी बयान आते हैं, ये सब ओपन न्यूज़ होती है, हर किसी को पता होता है, कोई भी पढ़ सकता है। क्लाउड ये सब लगातार देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था हर न्यूज़ को। अगर आर्मी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, उनकी यूनिट कहीं जा रही है, कोई नया डायरेक्शन आ रहा है, तो क्लाउड एकदम से उसको फ्लैग कर रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, इसको चेक करो। फिर लंबी फाइल्स की समरी दी क्लाउड ने। सीक्रेट डिपार्टमेंट में रोज़ हज़ारों रिपोर्ट्स बनती हैं, लंबी लंबी रिपोर्ट्स होती हैं, कोई पढ़े एक बंदा तो महीनों निकल जाए। क्लाउड का काम था इन लंबे रिपोर्ट्स को 5 लाइन में, 4 लाइन में बता देना कि भाई देखो क्या लिखा है, समरी निकालना। कहीं कोई बात नहीं मिली, कहीं कुछ नया पता चला, कहाँ कोई कमी रह गई हमारे प्लान में, कहाँ हमें अटैक करना है, ये सब चीज़ें वो बता रहा था। इसके बाद आता है सबसे बड़ा काम, टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना। ये सबसे बड़ा काम था क्लाउड के लिए, और क्लाउड ने ये किया। और सबसे ज़्यादा मतलब बात भी यही बिगड़ी एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच। मतलब ये मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ था इसमें। तो जब आर्मी को कोई जगह हमला करना होता है ना, किसी जगह, तो वो पहले उससे कुछ सवाल, मतलब उसमें कुछ सवाल होते हैं कि भाई क्या ये जगह सच में आर्मी के काम की है, मतलब यहाँ अटैक करने से कुछ हासिल होगा हमें या फिर नहीं होगा, या सिर्फ हमारा अंदाज़ा है कि भाई हमें कुछ हासिल हो जाएगा। फिर क्या वहाँ अभी भी दुश्मन लोग हैं, आर्मी है वहाँ पे, या जगह वो खाली हो गई, मूवमेंट हो गया वहाँ से। फिर कितने लोग आसपास बस रहे हैं, कितना कैजुअल्टी हो जाएगी, ये सब चीज़ें। और क्या हमला करने से हमें कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो ये सवाल पूछने के लिए बहुत सारा डेटा को एनालाइज करना होता है इसके जवाब के लिए, और यही काम क्लाउड कर रहा था। ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन क्लाउड उनको दे रहा था। सेंटकॉम के एनालिस्ट यानी यूएस डिफेंस के जो लोग हैं, मैप पर काम कर रहे थे ईरान के अटैक के लिए, और वो क्लाउड से पेलेंटियर के जरिए सवाल पूछ रहे थे कि भाई जैसे इन कोऑर्डिनेट्स पे, इस लोकेशन पे, इस जगह पर पिछले 3 दिन में क्या हटा, क्या मूवमेंट हुई, ये जगह न्यूक्लियर काम के लिए यूज़ हो रही है या फिर नहीं, या फिर किसी और काम के लिए हो रही है, जो भी डेटा है बताओ। पुरानी खबर के हिसाब से ये फौजी टुकड़ी अभी कहाँ होगी, कहाँ तक पहुँची होगी। क्लाउड हर सवाल पर जो भी डेटा अवेलेबल था सब मिला के ना एक एक्यूरेट जवाब यूएस मिलिट्री को, आर्मी को दे रहा था। और एक और इम्पॉर्टेंट काम था यहाँ पे, वो था वॉर रिहर्सल। इनफैक्ट लड़ाई में ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है। आप रिहर्सल करते हो पहले, इसे कहते हैं वॉर गेम। कोई भी असली हमला करने से पहले फौज एक अपनी मॉक ड्रिल करती है, लड़ाई लड़ती है एक तरीके से, कंप्यूटर पे, कागज़ पे होती है वो, कि भाई हमें कितना इम्पैक्ट इससे हो सकता है। अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अगर हम पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर देंगे तो हमें कितनी देर की विंडो मिलेगी अटैक करने के लिए, ये सब चीज़ उसमें एनालाइज होती है। और सबसे बुरा अगर हाल हुआ तो हमारा क्या हो सकता है, मतलब वर्स्ट चीज़ क्या हो सकती है हमारे साथ। पहले ये सब घंटों के डिस्कशंस में होता था, मैप बिछते होंगे, लोग बैठते थे डिस्कशंस में, पूरी लीडरशिप होती थी, मतलब हाथ से हिसाब लगाया जाता था, चीज़ें होती नहीं। क्लाउड ने इसकी स्पीड बढ़ा दी, मिनट्स में काम कर दिया, अलग अलग रास्ते दिखाए। यूएस डिफेंस के ऑफिसर्स क्लाउड को पूरी सिचुएशन बता रहे थे कि ये हमारे प्लेन्स है, ये ईरान का डिफेंस है,
ये सब जगह है जहां हम स्ट्राइक करनी है, कर सकते हैं, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। क्लाउड ओल्ड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, सारी जो इन्फॉर्मेशन था, डेटा था, उसके हिसाब से, नई फाइंडिंग्स और पुरानी वॉर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से डेटा को एनालाइज करके हर रास्ते के फायदे और नुकसान साथ में बता रहा था कि इससे ये फायदा, इससे ये नुकसान होगा। फिर होता है थिंकिंग फ्रॉम एनिमीज पर्सपेक्टिव, दुश्मन की दिमाग से सोचना, दुश्मन की नज़र से सोचना कि भाई इस वक्त दुश्मन क्या सोच रहा होगा। आर्मी ऑफिसर्स क्लाउड से कह रहे थे कि भाई अब तू ईरानियन कमांडर की तरह एक्ट कर, तुझे पता लग गया कि हम हमला करने वाले हैं, तो तू क्या करेगा। तो क्लाउड ईरान की आर्मी की सोच से, उनकी हिस्ट्री, उनके पावर, उनके डेटा को एनालाइज करके सब चीज़ का आंसर कर रहा था। इससे अमेरिकन प्लानर्स को अंदाज़ा मिलता था कि ईरान क्या क्या कर सकता है, आगे क्या क्या हो सकता है। फिर ईरान के ट्रक्स, प्लेन्स, मिसाइल्स, फ्यूल्स, ये सब ट्रैक करना और ऑप्टिमाइज करना कि कहाँ पहुँचे होंगे, ये भी क्लाउड का काम था। फिर इसके बाद जब यूएस इजराइल ने अटैक किया ना ईरान पे, तो ईरान की पूरी लीडरशिप को इन्होंने 7 सेकंड में, इनका कहना कि ख़त्म कर दिया। ये इतना प्रिसाइज अटैक था कि एआई के ज़रिए, मतलब एआई के ज़रिए हुआ इतना प्रिसाइज अटैक। ईरान और इजराइल के बीच जून 2025 में एक 12 दिन की लड़ाई होती है, आपको याद होगा। उस लड़ाई में इजराइल ने ईरान के बड़े आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया था। उस वक्त एक चीज़ हुई थी कि अमेरिका और इजराइल को पहली बार ये पता चल गया था, उनके समझ आ गया था कि ईरान के ऑफिशियल्स कहाँ कहाँ जाते हैं इन केस ऑफ एन अटैक, कैसे सोचते हैं अगर अटैक होता है। तो सीआईए ने उनकी कम्युनिकेशन भी देख रहा था, उनके लोगों की मूवमेंट्स भी देख रहा था, पैटर्न भी समझ रहा था, और सीआईए ने उन पर महीनों तक नज़र रखी थी। उनकी जगह, उनके रोज़ का काम, उनके मिलने के ठिकाने, ये सब मैप किया जा रहा था, सब डेटा से एनालाइज हो रहा था, और ये डेटा एआई को दिया गया। लेकिन ये नज़र रखना एग्जैक्टली क्या था? सिर्फ एक आदमी दूर से देख रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था। ये पूरा मतलब सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ था, पूरी इनकी वो थी, मतलब वहाँ पे स्पाइस वगैरह सब थे वहाँ पे। अमेरिका के पास इतनी खुफिया सैटेलाइट्स हैं जो तेहरान के ऊपर ना बार बार घूमती हैं। इन सैटेलाइट से जो तस्वीरें आती हैं ना, वो इतनी क्लियर होती हैं कि गाड़ियों के नंबर प्लेट तक पढ़ लेते हैं। जो हमें सैटेलाइट इमेज दिखते हैं वो नहीं होती, बहुत क्लियर होती है। खिड़की से कौन निकल रहा है वो भी दिख जाता है। इमाम अली खामनेई के कंपाउंड के आसपास की हर हलचल, कौन सी गाड़ी आई, कितने लोग पैदल अंदर गए, कब अंधेरा हुआ, कब रोशनी हुई, सब रिकॉर्ड होता था। और एआई यानी कि क्लाउड जैसे मॉडल्स ये तस्वीरें पढ़ते थे, पहले और बाद की तस्वीरें कंपेयर करते थे। कोई नया काम चल रहा है क्या, कोई अनयूजुअल गाड़ी गई है क्या, कोई नए लोग आए हैं क्या, आज इस पार्किंग में 3 गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, इस बिल्डिंग में कुछ दिन से ज़्यादा रोशनी है, ये सब वैन जो है वो पहले कभी यहाँ पे नहीं दिखी, ये गाड़ी, ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान मिस कर देता है, लेकिन एआई नहीं करता। ये काम एआई कर रहा था अकेला, एक इंसान से, मतलब मान के चलिए हज़ारों गुना तेज़ ये डेटा प्रोसेस कर रहा था एआई। फिर ईरान के ऑफिशियल्स बातचीत करते थे फ़ोन से, रेडियो से, इनक्रिप्टेड मैसेजेस से। एनएसए, अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी जो है, ये सब इंटरसेप्ट कर रही थी। उनकी पर्शियन में जो बातचीत थी वो सुन रही थी, ट्रांसलेट करना, समझना, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ये सब काम एआई का था। और ये सब टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान भी वहाँ पे थे, मौजूद थे। एजेंट्स, मोसाद एंड सीआईए के एजेंट्स ईरान में थे। तेहरान के अंदर लोग जो अमेरिका को हर चीज़ बता रहे थे, मतलब इनफैक्ट ईरान की आर्मी में बहुत लोग सीआईए एंड मोसाद के एजेंट्स थे। एक बार तो ईरान ने एक टीम बनाई थी कि भाई इनकी जो रेवोल्यूशन गार्ड है, जो उनकी आर्मी है, उससे मोसाद एंड सीआईए के एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। बट बाद में पता लगा कि उस टीम का चीफ ही मोसाद का एजेंट था। फिर कोई घरवाला, कोई ड्राइवर, कोई सिक्योरिटी मॉडल, मतलब कोई बंदा, बहुत सारे ऐसे लोग भी वहाँ होते हैं, ऑफ कोर्स एजेंट्स होते हैं। इन लोगों की बातें भी एआई को दी जा रही थी, और बाकी का जो डेटा है वो इसको सिंक किया जा रहा था इसके हिसाब से। तो सीआईए ने ईरान के ऑफिशियल्स का पैटर्न को मॉनिटर कर रही थी। सिर्फ एक दिन नहीं देखा, महीनों तक देखा, और ये डेटा एआई ने कलेक्ट किया, स्टोर किया, एनालाइज किया। ईरान ऑफिशियल्स का कौन सा दिन मीटिंग का होता है, जब सब बड़े लोग आते हैं, कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, सिक्योरिटी का क्या पैटर्न रहता है, संडे को क्या, मंडे को क्या, ट्यूसडे को क्या, हर चीज़ मॉनिटर हो रही थी। एक इंसान ये महीने तक भी डेटा देगा ना, तो पैटर्न निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एआई निकाल रहा था, और मिनट्स में निकाल के एकदम हैंड्स ऑन दे रहा था यूएस मिलिट्री को। और धीरे धीरे एक तस्वीर बनी। 28 फरवरी 2026 के कुछ हफ्ते पहले सीआईए को खबर मिली कि एक ख़ास मीटिंग होने वाली थी इमाम खामनेई के कंपाउंड में। एंड एक वर्जन इसमें ये भी आ रहा है कि भाई जो खामनेई थे वो अपने कंपाउंड में ही थे, वो कहीं छुपे नहीं थे या फिर कहीं भागे नहीं थे। सो इमाम खामनेई के कंपाउंड में वो मीटिंग ख़ास होने वाली थी, और ख़ास वो इसलिए थी क्योंकि इसमें बहुत बड़े लोग आ रहे थे। ईरान के जो बड़े ऑफिशियल्स थे वो एक साथ इकट्ठे थे। यूएस एजेंसी को पता लगा कि खामनेई वहाँ पे खुद होंगे, आईआरजीसी के कमांडर वहाँ पे होंगे, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर होंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ वहाँ पे होंगे, यानी कि ईरान के सब टॉप ऑफिशियल्स एक साथ एक ही जगह में मौजूद होंगे। सीआईए ने इन्फॉर्मेशन इसराइल के साथ शेयर की, और ये इन्फॉर्मेशन इतनी पक्की थी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इतनी हाई फिडेलिटी थी कि दोनों देशों ने अपनी स्कीम बदल दी। पहले प्लान था रात को अटैक किया जाएगा, लेकिन अब प्लान बदला, सुबह के वक्त अटैक किया जाएगा। ये प्लान बना जब सब लोग वहाँ पे होंगे। फिर 28 फरवरी को करीब 8:10 पे तेहरान में इसराइल के जेट्स ने मिसाइल छोड़े, और फिर 3 जगह
मतलब 3 हमले हुए 7 सेकंड के अंदर। एक जगह बड़े आर्मी और पॉलिटिकल लीडर्स इकट्ठा थे, दूसरी जगह में खामनेई खुद थे। 30 बॉम्ब एक साथ इन कंपाउंड्स पे दागे गए। खामनेई के जो कंपाउंड था वहाँ पे इजराइल जेट्स ने ड्रॉप किए दिन की रोशनी में, और ये सब काम एआई के जरिए हुआ, एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके हुआ। ईरान पहला मौका नहीं है वैसे जब एआई के जरिए वॉर किया गया। जनवरी 2026 में अभी अमेरिका ने, जो मैंने आपको पहले बताया था, वेनेजुएला में इन्होंने जो किया था, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को जो उन्होंने अबडक्ट किया था, किडनैप किया था, उस काम में भी क्लाउड का मतलब यूज़ किया गया था, एआई का यूज़ किया था, और ये चीज़ चल रही थी। वेनेजुएला की आर्मी की बातचीत जो थी वो मॉनिटर की गई थी, प्रेसिडेंट के आने जाने का अंदाज़ा लगाया गया था पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से। वो सब डेटा एनालाइज करने के लिए क्लाउड का यूज़ हुआ। कैरकस शहर जो उनका, उसके मैप्स और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। उस काम में 83 लोग मरे थे, 47 वेनेजुएला की आर्मी के थे, और क्लाउडे भी वहाँ था, मतलब क्लाउडे को उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया था। और यही वो फेज था, पॉइंट था, जब एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच असली टेंशन शुरू हुई। एंथ्रोपिक ने कहा कि भाई ये जो आपने इस तरीके से यूज़ किया क्लाउड को, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। पेंटागन ने कहा कि भाई नहीं, ये लीगल था हमारी आर्मी के लिए। इसको लेकर एंथ्रोपिक ने यूएस की बात नहीं मानी। एक्चुअली जब पेंटागन ने क्लाउड यूज़ करना शुरू किया था ना, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स रखे थे एंथ्रोपिक के सामने। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि क्लाउड के कुछ सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, आप वो हटा दो। अब ये डिमांड्स क्या थी? इनमें 3 मेजर इश्यूज थे जो एंथ्रोपिक को लग रहे थे। पेंटागन चाहता था कि क्लाउड जो है वो ऑटोनोमसली, बिना ह्यूमन ओवरसाइट के, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के लीगल खतरनाक रिकमेंडेशन दे सके। मतलब क्लाउड खुद डिसाइड करे कि कोई टारगेट किल करने लायक है या फिर नहीं, बिना किसी ह्यूमन अप्रूवल के। एंथ्रोपिक ने इसके लिए हार्ड लाइन खींची। उनका कहना था कि हमारा क्लाउड इस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। लाइफ एंड डेथ के जो डिसीजंस हैं, मतलब किसी को मारना या नहीं मारना, चाहे वॉर में भी हो, ये कभी भी फुल्ली एआई के हाथ में नहीं होना चाहिए और ना जाना चाहिए। हर ऐसे डिसीजन में मीनिंगफुल ह्यूमन ओवरसाइट होनी चाहिए, इंसान का दिमाग उस पर काम करे। ये एंथ्रोपिक का कोर एथिकल प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक सीईओ का कहना था कि भाई एआई को मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल के बाहर नहीं जाना चाहिए जब बात इंसान की जिंदगी की हो, जब इंसान की मौत की बात हो। पेंटागन की दूसरी डिमांड ये थी कि भाई क्लाउड को मास सर्वेलेंस के लिए यूज़ करना चाहता था वो, इंक्लूडिंग पॉसिबली यूएस सिटीजन की जो सर्वेलेंस होती है उसके लिए। तो एंथ्रोपिक ने ये बात भी नहीं मानी उनकी। उनका आर्ग्यूमेंट था कि भाई ये तो पोटेंशियली लीगल भी हो सकता है अंडर यूएस लॉ, और इथिकल ग्राउंड्स को देखें हम तो ऑफ कोर्स मतलब ये अनएक्सेप्टेबल है, आप सर्विलेंस करोगे। पेंटागन का तीसरा फ्रस्ट्रेशन था कि भाई वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी एंथ्रोपिक उन्हें ये बता सके कि क्लाउड को कैसे यूज़ करें, ये बता। लेकिन पेंटागन सोच रहा था कि भाई हम एक सॉवरेन मिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, एक कंपनी के टर्म्स एंड सर्विसेज जो है वो हम पे अप्लाई नहीं हो सकते। नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में हम डील करते हैं, तो भाई हम कैसे माने आपके टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन एंथ्रोपिक की पोजीशन ये थी कि भाई तुम हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, हमारी टर्म्स एंड सर्विसेज उस पर अप्लाई होंगी, ये नॉन नेगोशिएबल चीज़ है हमारे लिए। एंथ्रोपिक नहीं माना तो ट्रंप ने कहा कि भाई एंथ्रोपिक आज से बैंड है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से। एंड एंथ्रोपिक को यूएस ने सप्लाई चेन रिस्क डिक्लेयर कर दिया। मतलब यूएस गवर्नमेंट के साथ काम करने वाली कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी एंथ्रोपिक यूज़ नहीं कर सकती। इतनी बड़ी चीज़ हो गई। ये सब एंथ्रोपिक को झेलना पड़ा, बट इन्होंने ये झेला। लेकिन ट्रंप की डिमांड्स नहीं मानी। इस पर आई थिंक दे डिजर्व हेड्स ऑफ। ओपन एआई को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी। ओपन एआई ने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ डील साइन करनी, सारी परमिशन यूएस मिलिट्री को दे दी। इसके बाद ये भी हुआ कि लाखों लोगों ने अमेरिका में, दुनिया भर में ChatGPT को इंस्टॉल किया एंड क्लाउड को डाउनलोड किया। पर जब भी गवर्नमेंट कोई किसी वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, कैंसिल करता है, या सप्लायर बैन हो जाता है, तो उसमें ट्रांजिशन फेज होता है बीच में। एब्रप्टली किसी सिस्टम को ओवरनाइट बंद नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब वो सिस्टम ऑपरेशंस में डीपली इंटीग्रेटेड हो, डिफेंस में इंटीग्रेटेड हो। पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के मुताबिक एक फेजिंग आउट पीरियड तय था कि भाई 6 महीने का फेजिंग आउट पीरियड होगा, जिसमें पेंटागन जो है क्लाउड कंटिन्यू कर सकेगा यूज़ करना कहीं भी, जबकि फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स वो ढूंढेगा इन 6 महीनों में, लेकिन 6 महीने तक यूज़ करेगा। तो टेक्निकली एंथ्रोपिक बैंड था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ईरान अटैक में के टाइम में क्लाउड फिर भी यूज़ हुआ। क्लाउड नहीं चाहता था एंथ्रोपिक, लेकिन फिर भी यूज़ हुआ क्योंकि वो डील थी। तो इस तरीके से एंथ्रोपिक का यूज़ हुआ ईरान पर अटैक करने में। ये वैसा ही था कि आप समझो ना कि कोई एम्प्लॉई है जो रिज़ाइन कर चुका है, लेकिन नोटिस पीरियड के अंदर है, तो उसको काम करना पड़ रहा है। रिज़ाइन कर दिया लेकिन वो काम करना पड़ रहा है। अब इंटरेस्टिंग टर्न यहाँ पे आता है जब एंथ्रोपिक ने ना बोल दिया उनको, ऐसे मैंने आपको ऊपर ही बताया। पेंटागन ने दूसरी तरफ देख लिया, ओपन एआई की तरफ। ChatGPT जो कंपनी है उसको उसने बुलाया। ओपन एआई और एंथ्रोपिक में पहले से ही आप जानते हो कॉम्पिटिशन है। दोनों कंपनीज के फाउंडर
फाउंडर्स पहले एक साथ काम करते थे, फिर अलग हो गए, ये सब चीज़ चलती रहती है। और अब ये दोनों एआई मार्केट में एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स बने हुए हैं। आपने देखा होगा ना कि एक जो भी एक इमेज आई थी, मोदी जी सब जो एआई समिट में लोग आए हुए थे, उनमें एंथ्रोपिक और ओपन एआई के सीईओ भी थे। तो मोदी जी ने हाथ जब उठवाए तो इन दोनों के सीईओज ने हाथ मिलाए नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, ओपन एआई ने पेंटागन की डील एक्सेप्ट कर ली। अब आगे फ्यूचर में ओपन एआई यूएस सीक्रेट एजेंसीज के साथ काम करेगा। सो इस तरीके से मना करने के बावजूद, डील कैंसिल होने के बावजूद एआई का इस्तेमाल ईरान अटैक पर मतलब यूएस ने किया, इसराइल ने किया एआई का इस्तेमाल। एंड आप अगर एआई के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आप ये समझ सकते हो कि ये एआई अभी सिर्फ एआई की भी शुरुआत है, एआई भी इनिशियल फेज में है, एआई अभी और आगे जाएगा। एंड तब पता नहीं क्या करेगा, तब पता नहीं कितनों को तबाह और बर्बाद करेगा।